हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लासेस में हमारा विलियन जो चैप्टर था उसी पर ही आधारित हमारी आज की क्लासेस होगी। मॉड्यूल नंबर 14 यानी लेक्चर नंबर 14। ठीक है, पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने अणु संख्यक गुणधर्म बताए थे। कितने होते हैं अणु संख्यक गुणधर्म? 4। ठीक है, विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर? विलेय के कणों की संख्या पर, ना कि उसकी प्रकृति पर, ना उसके संगठन पर। ठीक है, तो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको हमने अणु संख्यक गुणधर्म कहा था। कितने होते थे? 4। कौन कौन से? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और चौथा है परासरण दाब। हम कितने पढ़ चुके हैं? 3। कौन कौन से? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ा, क्वथनांक उन्नयन पढ़ा और हिमांक अवनमन भी पढ़ चुके। ठीक है, तो पिछले 13 मॉड्यूल में 13वें मॉड्यूल में आज हम लोग 14 की बात करेंगे, 14 की बात करेंगे। 13 में हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्या क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने, बताइए। तो हम लोगों ने जो पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, उनमें शामिल है क्या क्या? हिमांक। आ गई थी परिभाषा आपको? हिमांक के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? किसी द्रव पदार्थ का, अगर आप सीधा पदार्थ भी कह सकते हैं, वह ताप जिस पर उसकी दो भौतिक प्रावस्थाएं द्रव और ठोस साम्य होती है। ठीक है, यानी वो तापक्रम अगर हम कम या ज्यादा नहीं करेंगे तो वो दोनों भौतिक प्रावस्थाएं द्रव भी होगी और ठोस भी होगी। उसका कुछ हिस्सा द्रव में होगा तो बचा हिस्सा ठोस में होगा, और जितना बाष्पन द्रव से हो रहा होगा उतना ही बाष्पन ठोस से हो रहा होगा। तो हम इस परिभाषा को यूं भी कह देते हैं, क्या? जिस तापक्रम पर द्रव और ठोस प्रावस्थाओं का वाष्प दाब समान हो जाता है उसे अपन हिमांक कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन। यानी 273 केल्विन पर जल द्रव के रूप में और ठोस के रूप में साम्य अवस्था में रहेगा। और अगर इस तापक्रम से अगर मैं 0 से ऊपर कर दूं तो समझ लीजिए कि ठोस प्रावस्था विलुप्त हो जाएगी, केवल द्रव बचेगी। और 0 से अगर मैं नीचे कर दूं तो भी एक भौतिक प्रावस्था अलग विलुप्त हो जाएगी, द्रव केवल ठोस बचेगी। ठीक है ना? पर इस तापक्रम पर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन पर दोनों प्रावस्थाएं साम्य रहती हैं। यह बात पढ़ चुकी। और मेरी आदत है मैं थोड़ा सा आपको 5 या 10 मिनट का, 5-7 मिनट का कम से कम पिछला मटेरियल जरूर बताता हूं आपको। ठीक है ना? फिर हमारी बात आई थी हिमांक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। अब बात क्या आ रही थी हमारी कि जब किसी शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो अब वो विलयन बन गया। तो जिस तापक्रम पर शुद्ध विलायक की दो भौतिक प्रावस्थाएं साम्य होती हैं, उस तापक्रम पर विलयन की केवल एक ही भौतिक प्रावस्था होती है, क्या? द्रव। इसका मतलब विलयन के लिए भी द्रव और ठोस साम्य लाने के लिए हमें इस ताप से अर्थात शुद्ध विलायक के हिमांक से कम करना पड़ेगा। क्या मतलब निकला? ताप कम करना पड़ेगा। ताप कम करना यानी ताप को कम करके ही, विलयन को ठंडा करके ही हम विलयन की द्रव ठोस साम्य ला सकते हैं। तो विलयन का वो ताप जिस पर विलयन की दो भौतिक प्रावस्थाएं साम्य में होती हैं, द्रव और ठोस, वो ताप बेटा शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। यानी क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि विलयन का जो हिमांक होता है, टीएफ क्या चीज है? विलयन का हिमांक। T0F क्या चीज है? शुद्ध विलायक का हिमांक। तो T0F का मान TF के मान से ज्यादा है, या उल्टा कह दें अपन, विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। इज दैट क्लियर? अब इस अंतर को निकाल दिया जाए, कितना कम होता है। तो अंतर को निकालने पर यह इसको माना है हमने डेल्टा टीएफ, और डेल्टा टीएफ क्या बन जाता है? हिमांक अवनमन। बैठी दिमाग में बात?
यानी यदि बेटा मैं आपसे ये कहता हूं कि जिस तापक्रम पर शुद्ध विलायक द्रव और ठोस साम्य में था, अगर उस तापक्रम पर भी मिला दिया जाए, उस तापक्रम पर भी, तो समझ लीजिए वो साम्य बिगड़ गया और भौतिक प्रावस्था केवल क्या आ गई, द्रव। यानी विलयन की उस तापक्रम पर भौतिक अवस्था द्रव है। तो मुझे अगर विलयन का द्रव और ठोस साम्य में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, विलयन को और ठंडा करना पड़ेगा, अर्थात ताप कम करना पड़ेगा, और कम करने पर ही मैं विलयन के लिए द्रव और ठोस साम्य में ला पाऊंगा। यहां तक उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर मैंने आप लोगों को ग्राफी प्रदर्शन बताया था, दोबारा फिर देखिए। और मैं आपको अक्सर बताता हूं कि जब हम किसी चीज को समझ जाएं तो हम उसे डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं वो आप देखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं बिटवीन वेपर प्रेशर, ये बाजदाब और ताप के बीच में खींचा गया ग्राफ होगा। इज दैट क्लियर? तो आपको जब आप लोग सीख चुके हैं, पिछले उसमें मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से बताया, तो हम जल्दी कैसे बना सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि आप क्या कर दो बेटा, इस तरह का ये दो वक्र बना दो, ठीक है। इस तरह के दो वक्र बना दो, अगर आप लोग जल्दी बनाना चाहते हैं तो ये दो वक्र बना दिया आपने, ठीक है। अब आप देखिए, ये शुद्ध विलायक के लिए हो गया स्टूडेंट्स, शुद्ध विलायक के लिए, ठीक है, और नीचे वाला विलयन के लिए हो गया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर मुझे जल्दी बनाना है तो मैंने यहां से ये पॉइंट बनाया, एक पॉइंट ये बनाया। अब आप देखिएगा, इसको मैंने ए नाम दिया है। इस पॉइंट ए पर शुद्ध विलायक, पॉइंट ए से इधर तो विलायक द्रव अवस्था में है, और ए से जितना नीचे इधर चलेंगे वो ठोस अवस्था में। इसका मतलब पॉइंट ए पर शुद्ध विलायक की दो भौतिक प्रावस्थाएं साम्य में होती है। इस तापक्रम को हम लोगों ने उस शुद्ध विलायक का हिमांक कहा था, T0F से हमने प्रदर्शित किया था। बात समझ में आ गई? ये वक्र बेटा नीचे क्यों बनाते हैं हम लोग, क्योंकि विलयन का बाजदाब, बाष्पदाब, विलायक में जब विलय मिला दिया जाता है बाजदाब कम हो जाता है, तो बाजदाब कम कब होगा, बाजदाब हमने यहां लिया है, ये सब नीचे बनाएंगे तो बाजदाब कम होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो विलयन के लिए ये नीचे से बनाया। अब इसको अगर मैंने पॉइंट सी नाम दिया, तो सी पॉइंट का अगर तापक्रम अगर मैं कहता हूं तो आप कहोगे T0F। तो बेटा T0F पर तो शुद्ध विलायक की दो भौतिक प्रावस्थाएं साम्य में थी, लेकिन विलयन की केवल एक ही भौतिक प्रावस्था है, वो है क्या, द्रव। यानी इसका मतलब इस तापक्रम पर सिर्फ द्रव है, जबकि मुझे द्रव ठोस साम्य लाना है। तो आप कहोगे सिर्फ विलयन को ठंडा करिए। अब विलयन को ठंडा करने का मतलब हम ताप गिरा रहे हैं, ताप कम कर रहे हैं, ताप कम कर रहे हैं, ताप कम कर रहे हैं। इस तापक्रम, इस पॉइंट पर जिसको मैंने बी कहा है, विलयन की भी दो भौतिक प्रावस्थाएं साम्य में आ गई, और विलयन की दो भौतिक प्रावस्था में साम्य में आ गई, तो ये ताप क्या कहलाएगा, विलयन का वो तापक्रम कहलाएगा जिस पर इसकी दो भौतिक प्रावस्थाएं साम्य, अर्थात विलयन का हिमांक कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ये मान विलयन का ये ताप इस ताप से कम है, तो कमी आ गई। इसका मतलब इस कमी को अगर निकाला जाए कि कितने की कमी है, तो हमने इंडिकेट किया उसे डेल्टा TF से। तो बेटा इस डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF हो गया। आपको पिछली बार में भी समझ में आ गया होगा, दोबारा फिर देख रहे हैं आप लोग। इसका मतलब अगर मैं और मैं अगर उस विलयन, इसको विलयन नंबर 1 कह दूं, विलयन नंबर 2 कह दूं, विलयन नंबर 2 का मतलब जिसमें विलय और मिलाया गया है, तो आपका बाजदाब और कम हो जाएगा, तो अब वक्र बेटा नीचे जाएगा। तो मैं अब अगर इस तरह से बताऊंगा तो बेटा इसको मैंने डी पॉइंट दे दिया, और मैं बना दूं तो आपको कि सर ये विलयन नंबर 2 का वो तापक्रम होगा, ये विलयन नंबर 2 का, इसको मैंने 1 कह दिया, इसको मैंने 2 कह दिया, तो ये 1 2 0 क्या बता रहे हैं, 0 शुद्ध विलायक को बताएगा। T1F क्या बताएगा, विलयन नंबर 1 के लिए विलयन का हिमांक, विलयन नंबर 2 के लिए हिमांक। समझ में आ गई? और विलयन नंबर 1 से विलयन नंबर 1 की तुलना में विलयन नंबर 2 में विलय की मात्रा ज्यादा घुली हुई है। इसका क्या मतलब निकलेगा कि सर अंतर निकाला जाए तो अंतर और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं। तो बाष्पदाब यानी बाष्पदाब में डेल्टा P याद आ रहा है आपको, डेल्टा P, इज दैट क्लियर? तो डेल्टा P बाष्पदाब में कमी, ठीक है ना। कमी को कैसे निकालेंगे अपन, डेल्टा P जानते हैं अपन, P0A माइनस PS से, शुद्ध विलायक का बाष्पदाब और विलयन का बाष्पदाब। इज दैट क्लियर? तो डेल्टा P का मान यानी ये गैप बढ़ता जाएगा बेटा, इस अक्ष पर ध्यान निकाला जाए तो ये गैप बढ़ता जा रहा है, डेल्टा P का मान बढ़ता जाएगा, ये अपन जानते हैं। डेल्टा P का मान बढ़ रहा है तो डेल्टा TF का मान भी बढ़ रहा है। तो मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने यहां ये समझा दिया था, डेल्टा TF समानुपाती डेल्टा P। इज दैट क्लियर?
और ये तो आपने ग्राफ से निष्कर्ष निकाल लिया। एक और आपको ये पहले से मालूम है, मैं आपको याद करा दूं, हम लोगों ने बाजदाब का अपेक्षिक अवनमन P0A माइनस PS बटे P0A बराबर XB कहा था कि नहीं आपको? बाजदाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल भिन्न के बराबर होता है, ये भी बात अपन ने पहले पढ़ी थी, ठीक है ना। इसकी जगह अपन क्या लगा सकते हैं कि सर डेल्टा P लगा सकते हैं कि नहीं हम लोग। और P0A को उठाकर बेटा अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये हो गया डेल्टा P बराबर P0A इंटू XB, ये भी याद आ रहा होगा। P0A शुद्ध विलायक का बाजदाब होता है जो एक निश्चित तात्पर्य निश्चित है, इसका मतलब इसको उठाकर हमने यहां पर एक समानुपाती का चिन्ह लगा दिया, डेल्टा P समानुपाती XB, ठीक है। तो ये डेल्टा P समानुपाती XB हो गया स्टूडेंट्स, हो गया समीकरण नंबर 2। इन चीजों को हमने रिलेटेड कर दिया था, ये इसके समानुपाती, तो मैं कह सकता हूं डेल्टा TF समानुपाती XB, ये ले लिया इन दोनों को रिलेशन करने के लिए। याद आ रहा है आपको? वेरी गुड। समानुपाती का जब चिन्ह हटाया था तो हमने ले लिया था डेल्टा TF बराबर K लिया था, ठीक है ना। मैं पहले KF लिख गया था लेकिन वो K था, ओके। K इंटू XB एक समानुपातिक स्थिरांक ले लिया। और XB क्या होता है कि सर XB विलेय का मूल भिन्न है, K तो समानुपातिक स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक है K। XB क्या चीज है कि सर विलेय का मूल भिन्न है जो NB बटे NA प्लस NB होगा। इज दैट क्लियर? तो XB की जगह अगर अपन यहां ये लगा दें तो ये पिछले टर्म का ही थोड़ा सा मैटर मैंने यहां बढ़ाया है, क्योंकि आज का हमारा इसे अगर हमें खत्म करना है तो मटेरियल कम है, तो मैंने ये बात रिपीट दोबारा की है। विलयन अत्यंत तनु है तो मैंने कह दिया कि NB का मान NA के मान से बहुत कम है, तो हम NB को विलयन में से NB को नगण्य मान लेते हैं बेटा। तो विलयन में से NB को नगण्य माना, ये ध्यान रखिए, अगर कुछ लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं तो विलयन में हम नगण्य मानते हैं, ठीक है ना। तो NB हटा दिया बेटा हमने, अब NB और NA बचा, और NB और NA क्या चीज है? NB बराबर होता है WB बटे MB और NA बराबर होता है WA बटे MA। याद आ गया? यस, ठीक है। तो इन NB को तो नगण्य मानकर हटा दिया हमने, तो अब हमारे पास बचा डेल्टा TF बराबर K इंटू NB का मान WB बटे MB, ओके, इन अपॉन बटे NA का मान लिखने पर WA बटे MA, तो MA चला जाएगा ऊपर, MA बटे WA। ये प्रैक्टिस किया करो आप, बोर्ड आप इसको देखने के बाद में अपनी रफ कॉपी पर बेटा बार बार लिखा करें आप, ठीक है। आप अगर केवल वीडियो को देख रहे हो, नोट्स देख रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। वीडियो को देखने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद रोजाना प्रैक्टिस करिए कि हमें ये प्रूव करना है, ये सर ने तरीका क्या बनाया, ग्राफी प्रदर्शन भी बार बार बनाइए, ठीक है। खैर, तो ये K और MA को हमने, MA विलायक का मोलर द्रव्यमान होता है। बेंजीन बेटा अगर कहा जाता है तो वो 78 ही होगा, बेंजीन के सूत्र C6H6 78। चाहे बेंजीन को अमेरिका ले जाओ, जापान ले जाओ, आपके घर में बेंजीन हो, मेरे घर में बेंजीन हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बेंजीन का सूत्र थोड़ा ना बदलेगा। तो मोलर द्रव्यमान कांस्टेंट होगा। जल का मोलर द्रव्यमान 18 होगा, बदलेगा नहीं। तो विलायक का मोलर द्रव्यमान और K के स्थान पर एक नया स्थिरांक ले लेते हैं अपन, और वो क्या है? KF। KF क्यों ले रहे हैं अपन को क्या बताया? क्योंकि हम लोग F यानी फ्रीजिंग पॉइंट से संबंधित बात पढ़ रहे हैं। तो ये यहां पर कहानी हमारी क्या बन गई थी स्टूडेंट? डेल्टा TF बराबर KF। समझ में आ गया? K इंटू MA के स्थान पर, दो स्थिरांकों के स्थान पर एक नया स्थिरांक ले लिया, K और MA के स्थान पर हमने KF ले लिया। और अगर आपको मैं बता दूं WB बटे MB बटे WA, ये क्या होता है कि सर ये मोललता होती है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया गया। आपको पिछले टर्म पर तो मैंने बताया ही था। और KF क्या चीज है हमारा? आज हमारी हेडिंग यही होगी, KF ये है मोलल अवनमन स्थिरांक, राइट। जो स्थिरांक है इसका मतलब क्या निकला कि डेल्टा TF समानुपाती का चिन्ह लगाकर हम M कह सकते हैं। तो हमने पिछले टर्म पर भी ये प्रूव किया था कि हिमांक अवनमन मोललता के समानुपाती। मोललता का मतलब हो गया, मोललता का मतलब विलेय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो, विलेय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो मोललता बढ़ती जाएगी, और विलेय की मात्रा अगर बढ़ाते गए स्टूडेंट तो क्या होता जाएगा? डेल्टा TF का मान भी बढ़ता जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए आज हमारी हेडिंग है मोलल अवनमन स्थिरांक। आखिर मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा क्या दी जाए? 1 नंबर। दूसरा, इसका मात्रक क्या होता है? तीसरा, इसको कैसे निकाला जाता है? अगर किसी विलायक के लिए KF का मान अगर निश्चित यानी स्थिर होता है तो इसे निकाला कैसे जाता है? और चौथी बात हम पढ़ेंगे वही बात कि हिमांक अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना, ठीक है। और न्यूमेरिकल तो आज हम लोग इस तीसरे अणु संख्या गुणधर्म को, जिसका नाम हिमांक अवनमन है, फिनिश करेंगे। अगले मॉड्यूल पर हमारा चौथा वाला अणु संख्या गुण जिसका नाम होगा परासरण दाब, लेकिन उससे पहले परासरण को पढ़कर परासरण दाब की तरफ जाएंगे, ठीक है। ओके,
तो तैयार है आप लोग, समझे? ठीक है, तो मूलल अवनमन स्थिरांक की बात को अगर मैं कहूं तो आपकी कहानी यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए, इसलिए मैंने पढ़ाया भी था आपको। तो आप क्या कहोगे सर, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर हिमांक अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। यहां तक तो बात समझ में आ गई? समझ में आ रही है ना बात? यानी विलय की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो बेटा मोललता भी बढ़ेगी, और मोललता अगर बढ़ेगी विलयन की तो विलयन का हिमांक कम होगा। विलयन का हिमांक ये वैल्यू बेटा कम होती जाएगी, ये कांस्टेंट है। मान के चलो जल के लिए यही है, तो आप जानते हो कि जल के लिए ये 273 रहा, ठीक है, और विलय बढ़ाते जाएंगे तो टीएफ का मान, तो 273 में से वो मान घटाना है आपको। तो विलय की मात्रा बढ़ती जा रही है तो टीएफ का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो इन दोनों का अंतर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो डेल्टा टीएफ का मान बढ़ेगा। इसी बात को अपन ने प्रूव भी किया है यहां पर कि डेल्टा टीएफ मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, उसको व्यावहारिक प्रैक्टिस में लाइए, अपने आप को कुछ पढ़ने का समय दीजिए। आप उस समय खुद नहीं देंगे तो ये चीज निकाल पाना संभव नहीं है। अपने आप को समय निकालिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। ये जो मैं संकेतों में तीर के चिन्ह से बताता हूं, भाषा में पूरा बोल रहा हूं, संकेतों में इनको अपने आप में इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। अब ये समानुपाती का जब चिन्ह यहां से हटाएंगे स्टूडेंट, तो वही स्थिरांक आएगा बेटा जो हमारा है केएफ। और केएफ क्या चीज है कि सर इसी केएफ को हम लोग विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक, पूरा नाम चाहो तो आप लिख सकते हो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं केएफ की परिभाषा यहीं से बनाऊंगा, रटनी नहीं हमें, यहीं से परिभाषा बनाइए जो हमें हमेशा याद रहेगी। तो ये परिभाषा बनाने के लिए मैंने कहा कि m का मान अगर 1 हो जाए, वो विलयन जिसकी मोललता 1 हो, m बराबर 1, यानी वो विलयन कैसा होगा, यूनिमोलल सॉल्यूशन होगा। यानी 1 मोल, इसकी परिभाषा क्या होती है बेटा, 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम जल में घुलाओ, 1 किलोग्राम विलायक में घुलाओ। इसी को तो अपन 1 मोलल विलयन कहते हैं। 1 मोलल विलयन, 1 मोलल विलयन, समझे आप? 1 मोलल विलयन की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, 1 मोल विलेय विलायक के 1 किलोग्राम में घुला होगा, उसे बोलेंगे अपन क्या, 1 मोलल विलयन। तो अगर मोललता का मान 1 हो जाए तो बेटा इस समीकरण 1 की रूपरेखा क्या हो जाएगी कि सर फिर तो डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा केएफ। समझे कि नहीं आप? यानी उस 1 मोलल विलयन के हिमांक में जो अवनमन होगा, 1 मोलल विलयन के हिमांक में जो अवनमन होगा, दरअसल उसी को अपन केएफ कहेंगे। ये ठीक पूरी कहानी वे कुछ कुछ वैसी ही है जैसा हमने मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए कहा था, राइट। अब परिभाषा बना लो बेटा, क्या परिभाषा बनाएंगे, 1 मोलल विलयन के, 1 मोलल विलयन के, 1 मोलल विलयन मतलब ये शॉर्टकट में पूरा डिटेल्स आए तो ये 1 मोल विलय को अगर 1 किलोग्राम विलायक में घुला तो 1 मोलल विलयन के हिमांक अवनमन को ही, हिमांक अवनमन यानी डेल्टा टीएफ, वो मान अब केएफ के बराबर है, हिमांक अवनमन को ही, हिमांक अवनमन को ही क्या बोलेंगे, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहेंगे। मोलल या शॉर्टकट में कर दिया जाए तो मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्रायोस्कोपिक, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं हम लोग इसे, ठीक है। तो ये परिभाषा बन गई। अब जहां तक मात्रक का प्रश्न है तो मात्रक यहीं से बनाइए बेटा, केएफ का मुझे मात्रक बनाना है तो केएफ के मात्रक बनाने में केएफ बराबर हो जाएगा ना डेल्टा टीएफ बटे स्मॉल एम। डेल्टा टीएफ यानी 2 तापों का अंतर, यानी केल्विन में व्यक्त करना है। मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, तो ये सूत्र भी वही आ जाएगा, के केजी, केजी को ऊपर ले गए, मोल को ऊपर ले जाने पर ये मोल इनवर्स में आएगा। ये तो प्रति केजी लिखा है तो के केजी मोल इनवर्स। बात समझ में आ गई? ठीक वैसे केबी का मात्रक भी बेटा यही था, के केजी मोल इनवर्स। यहां तक कोई दिक्कत? एक अगली बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ग्राफी प्रदर्शन हटा दूं, आपको तो शॉर्ट में 2 के लिए बनाना, मैंने विलयन नंबर 2 के लिए बताने के लिए कहा था कि डेल्टा टीएफ का मान भी बढ़ता जाएगा अगर बाजदाव अवनमन यानी डेल्टा पी बढ़ेगा तो, ठीक है ना। चलिए ये यहां से हटा दिया मैंने। आप थोड़ा सा रफ कॉपी में साथ साथ कुछ चीजों को नोट भी करते रहा करो अपने नोट्स के अलावा भी, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो कुछ चीजें और भी आगे बढ़ जाती हैं, इसलिए वो सारी चीजों को आप सुनते भी जाइए, नोट भी करते जाइए, ठीक है ना। हालांकि कई टाइम तक आपके पास वीडियो होता है, अगर मैंने ये मिटा भी दिया
वीडियो को दोबारा चलाकर भी देखिएगा आप लोग, ठीक है, कई बार देखिएगा। आपके पास ये अच्छा एक ऑप्शन है, रेगुलर क्लासेस जब होती है ना, लाइव क्लासेस, ठीक है ना, तो उसमें तो वो चीज एक ही बार के बाद में वो फिनिश हो गई, लेकिन इसमें तो आपके पास ऑप्शन है ना बेटा कि आप उसे एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार चलाकर देख सकते हैं, ठीक है ना, 24 घंटे तक वो आपके पास है ही। चलिए, अब मैं आपको जो बता रहा हूं कि कुछ विलायकों के लिए केएफ का मान निश्चित होता है, ठीक है। जैसे जल के लिए केएफ का मान, जल के लिए विलायक के तौर पर अगर जल है तो जल के लिए केएफ बराबर होता है, जल के लिए केएफ बराबर होता है 1.86 मात्र, तो वो ये केजी मोल इनवर्स, ठीक है, ये जल के लिए होता है। इसका मतलब व्यवहारिक अपने आप को बताएंगे क्या मतलब निकलेगा कि अगर बेटा विलायक के तौर पर अगर जल है और जल में 1 मोल विलेय घोल दिया जाए, 1 मोल विलेय का मतलब यूरिया 60 ग्राम घोल दिया जाए, क्योंकि 60 ग्राम यूरिया 1 मोल के बराबर होता है। ग्लूकोज 180 ग्राम घोल दिया जाए, क्योंकि ग्लूकोज का 1 मोल 180 ग्राम होता है। बात समझ में आ रही है। शक्कर 342 ग्राम घोल दी जाए, 1 मोल के बराबर होती है, तो घोल दिया जाए तो मालूम है अब जल का जो हिमांक में जो कमी होगी, यानी 273 केल्विन पर जो हिमांक होता है जल का, वो अब कितना कम हो जाएगा, 1.86 केल्विन कम हो जाएगा। यानी बिलियन का हिमांक अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे कि सर हम क्या करेंगे, 273 में से 1.86 को घटा देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो बिलियन का वो ताप होगा जिस पर बिलियन की 2 भौतिक प्रावस्थाएं द्रव और ठोस साम्य में होंगी। लेकिन कब, जब 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम जल में घोला हो, तो जल के लिए केएफ का मान इतना होता है, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा बेंजीन के लिए, किसके लिए, बेंजीन के लिए भी केएफ का जो मान होता है वो 5.12 केजी मोल इनवर्स होता है। अगर जल के बजाय विलायक कौन हो, बेंजीन हो, और बेंजीन में किसी विलेय पदार्थ का 1 मोल घोल दिया जाए, तो मालूम है अब उस जली विलयन का हिमांक 273 केल्विन से कम होकर कितना कम हो जाएगा, 5.12 केल्विन कम हो जाएगा। तो 273 में से आप 5.12 को लेस कर दीजिए, विलयन का वो ताप जिसको अपन विलयन का हिमांक कहते हैं निकल आएगा। समझ में आ रही बात। अब प्रश्न ये आता है कि सर ये केएफ के ये मान जो आपने लिखे हैं ये कहां से निकाले गए, तो ये ऊष्मागतिकी रूप से निकाले गए। जैसे केबी के लिए सूत्र था बिल्कुल वैसे ही है। केबी के लिए आपको अगर याद दिला दूं तो केबी निकालने का सूत्र हुआ करता था, केबी निकालने का, जिसको कहते थे मोलल उन्नयन स्थिरांक, मतलब मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक पूरा नाम दिया जाए, शॉर्टकट में मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो वो फॉर्मूला आपको याद हो तो मैं लिखा करता था MA इंटू R इंटू T0B का होल स्क्वायर बटे डेल्टा H वाष्पन, VAP कर दूं शॉर्टकट में या वाष्पन पूरा लिख दूं मैं, गुणा 1000। ये सूत्र था बेटा ऊष्मागतिकी से, जिससे केबी का मान निकाला करते थे। ये सारी चीजें किसी विलायक के लिए कांस्टेंट होती है। जैसे मोलर द्रव्यमान विलायक का कांस्टेंट होगा, आर का मान कांस्टेंट होगा, विलायक के लिए उसका क्वथनांक कांस्टेंट होगा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, उसकी वाष्पन की एंथैल्पी कांस्टेंट होगी। इसी तरह से हम बात करेंगे केएफ को, ऊष्मागतिकी रूप से केएफ को निकालने का बिल्कुल कुछ मिलता जुलता यही है। एमए वही आ गया, आर आ गया, वहां क्वथनांक की बात की गई थी बेटा, यहां पर हिमांक की बात करेंगे T0F का होल स्क्वायर, राइट। वहां वाष्पन की बात की गई थी, यहां हमें गलन की बात करनी है, डेल्टा H गलन, फ्यूजन कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, गुणा 1000, ठीक है ना। तो इस सूत्र की सहायता से देखिए, वहां उस विलायक का क्वथनांक, यहां उस विलायक का हिमांक, वहां उस विलायक की वाष्पन की ऊष्मा यानी वाष्पन की एंथैल्पी, यहां उस विलायक की गलन की एंथैल्पी, गलन मतलब पिघलने की एंथैल्पी। तो इस तरह से ऊष्मागतिकी रूप से उसको निकाला जाएगा, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब हमारी हेडिंग इस रूप में आगे बढ़ रही है कि हमें इस अणु संख्या गुण जिसका नाम है हिमांक अवनमन की सहायता से विलेय का, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे पिछले 2 अणु संख्या गुणों में निकाला था, ठीक है ना। बाजदाब के आपेक्षिक अवनमन की सहायता से विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करोगे, क्वथनांक उन्नयन की सहायता से विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, वैसे ही यहां भी उसी तरह का सूत्र ड्राइव करें, बहुत आसान है। आप लोगों ने पिछला
क्वथनांक उन्नयन की सहायता से निकाला था, बिल्कुल वैसे ही फिर उसके बाद अपन इस पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, ये जो लोग नोट कर रहे हैं नोट हो चुका, ओके ठीक है। चलिए, तो अब आपके लिए हेडिंग आ गई कि सर हिमांक अवनमन की सहायता से विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, इज दैट क्लियर, ओके। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो हमारा ये तीसरा अणु संख्या गुणधर्म, ठीक है ना, ये पूर्ण हो जाएगा। फिर हम चौथे अणु संख्या गुणधर्म जिसका नाम पराशरण दाब होगा, उस पर अपनी बात को आगे रखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग तो आपके पास लिखी हुई है, एक बार मैं दोबारा फिर नोट कर दूं, हिमांक अवनमन की सहायता से, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन क्या होता है, डेल्टा टीएफ को कहते हैं। वैसे डेल्टा टीएफ कैसे निकलता है कि सर शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा होता है, विलयन का हिमांक कम होता है, ऐसे नहीं। तो हिमांक अवनमन की सहायता से, तो हिमांक अवनमन एक अणु संख्या गुण है, विलयन में कणों की संख्या यानी मात्रा बढ़ती जाएगी तो हिमांक में कमी होगी, राइट, विलयन का हिमांक कम होगा, और हिमांक में कमी होगी तो हिमांक अवनमन का मान ज्यादा प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो हिमांक अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का, मैंने शॉर्टकट में विलेय लिख दिया, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान क्या होता है बेटा, संकेत क्या मानते हैं हम लोग, एमबी, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना, इज दैट क्लियर। ये हमारी हेडिंग हो गई है। तो इस हेडिंग की शुरुआत भी आपको बेटा वहीं से करनी है। कहां से करनी है आप जानते हैं, हमें मालूम है या हम जानते हैं कि हिमांक अवनमन मोललता के समानुपाती होता है, यहीं से स्टार्ट कीजिए, जिसको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हिमांक अवनमन, आगे की कहानी को बस ओपन करते जाइए। डेल्टा टीएफ बराबर लेकर आइए, स्थिरांक के एफ आएगा बेटा, स्मॉल एम, समीकरण नंबर 1। मोललता का सूत्र आप जानते हो, चूंकि स्मॉल एम मोललता बराबर है डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा 1000, सॉरी डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा विलायक का भार किलोग्राम वाला, और ग्राम लगाते 1000 ऊपर चला जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए लगा दीजिए यहां पर केएफ इंटू मोललता यानी डब्ल्यू बी बटे एम बी, क्योंकि मोलर द्रव्यमान एम बी, जब आप मोललता को ओपन करेंगे तभी तो एम बी संकेत आएगा, डब्ल्यू ए किलोग्राम में, राइट। एम बी को इधर ले जाऊं मैं, ठीक है, एम बी इधर ले आए हम लोग, एम बी बराबर तो ये हो जाएगा के एफ गुणा डब्ल्यू बी बटे डेल्टा टी एफ, ये ले आए हम लोग। और डेल्टा टी एफ कैसे निकाला जाता है, ये लिखा हुआ है आपके पास, गुणा विलायक का भार किलोग्राम वाला, और अगर मैं यह ग्राम बेटा यहां कर दूं तो क्या कर देंगे अपन, 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बात जानते हैं। इसको समीकरण नंबर आप 2 बना दीजिए, और आप कह सकते हैं कि समीकरण 2 की सहायता से हम लोग अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। और इस समीकरण में इस आपके पास ये जो संकेत हैं, उन संकेतों को भी बगल में इंडिकेट कीजिए। अगर आपकी ये हेडिंग आती है तो ये समझो एग्जामिनर कुछ नहीं जानता, उसे बताना पड़ेगा कि डेल्टा टीएफ क्या चीज है, केएफ क्या चीज है, एमबी क्या चीज है, डब्ल्यू बी क्या चीज है, डब्ल्यू ए क्या चीज है। ये जहां लिखना पड़ेगा कि समीकरण में डब्ल्यू बी विलेय की मात्रा, डब्ल्यू ए विलायक की मात्रा, ठीक है ना, डेल्टा टीएफ हिमांक अवनमन है जिससे इस तरह से निकाला जाता है, केएफ किसी विलायक के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक होता है, एमबी विलेय का मोलर द्रव्यमान है। तो ये आप उसे हिंट करिए, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने एक पूरा सूत्र ड्राइव कर लिया। अब हम बात करेंगे इस पर आधारित न्यूमेरिकल की, ठीक है। न्यूमेरिकल आपके पास ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, मैं दोबारा उस न्यूमेरिकल को मेंशन यहां कर रहा हूं। वो ये कह रहा है उस ताप को बताइए, ठीक है, मैं बोर्ड पर मेंशन कर रहा हूं, उस ताप को बताइए जिस ताप पर यदि अगर मैं सवाल की पूर्ति करूं तो आपको लिखाया गया 54 ग्राम ग्लूकोज 250 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया हो, घोलकर विलयन बनाया गया हो। फिर सुनिए, बनाया गया हो, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कि उस ताप की गणना करना है, उस ताप की गणना कीजिए, यदि 54 ग्राम ग्लूकोज 250 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाए
और उस ताप पर विलयन जिसकी हमें गणना करनी है ना, उस ताप पर विलयन जम जाए, ऐसा कह रहा है वो, विलयन जम जाए। आम भाषा में वो कह रहा है जम जाए। और हमको ये मालूम होना चाहिए उस तापक्रम को हम जिस पर विलयन जमने लगता है, यानी विलयन द्रव और ठोस साम्य में आ जाता है, उसे अपन विलयन की क्या बोलते हैं, हम उसे हम बोलते हैं विलयन का हिमांक बोलते हैं ना हम लोग। यानी अप्रत्यक्ष तरीके से हमसे विलयन के हिमांक को निकलवाना जा रहा है। और कुछ दिया है, चूंकि यहां पर विलायक जल है तो वो कह रहा है जल के लिए केएफ का मान, ठीक है ना, जो हमें मालूम है जल के लिए केएफ बराबर होता है 1.86 केकेजी मोल इनवर्स। ये उसने दिया हुआ है। सवाल को पढ़ने पर आपको कह रहा है कि आपको वो ताप निकालना है जिस ताप पर विलयन जम जाए। विलयन को बनाने में विलय कौन लिया गया, ग्लूकोज। यानी आप देखिए एक ऐसा सवाल है जिसमें विलय क्लियर कर दिया गया। विलय मालूम है हमें, ग्लूकोज है, ठीक है, जिसकी मात्रा मालूम है हमें, विलायक मालूम है, विलायक की मात्रा मालूम है, और चूंकि शुद्ध जल का हमें हिमांक भी मालूम। हमको निकालना क्या है, विलयन का वह ताप जिस पर विलयन जम जाए, अर्थात विलयन का हिमांक निकालना। मतलब हमें निकालना है विलयन का हिमांक जिसको हम टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, टीएफ से, ठीक है। तो सवाल ऑलरेडी आप लोगों के पास लिखा है, आप इस मटेरियल का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि जब इसे हटाएंगे तब मैं इस सवाल को करूं, या फिर लिखा भी रहने तो मैं यहां बताता हूं। सबसे पहले आपको जो बात यहां करनी है, दिया गया गिवन दैट, क्या क्या दिया गया है अगर आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट कीजिए। WB, बी विलय के लिए कहा जाता है, WB 54 ग्राम दिया गया है, कोई दिक्कत। विलय आपका ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान आप जानते हो 180 होता है बेटा, ग्राम प्रति मोल। ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज जिसका अणुसूत्र होता है बेटा C6H12O6, ठीक है। इस सूत्र से जब मोलर द्रव्यमान निकाला जाएगा तो आप जानते हैं 180 ग्राम आएगा। अब विलायक का बाहर, विलायक यानी WA बाहर जो 250 ग्राम दे रहा है बेटा, वो ग्रामों में दिया गया है, ठीक है। और KF का मान दे रहा है, ये KF का मान कितना दिया है उसने, 1.86। आपको नोट्स में देखो 1.186 लिख गया होगा, उसको 1.86 मानिए आप लोग, केजी मोल इनवर्स। यहां तक बात समझ में आ गई। और आप ये जानते हैं कि शुद्ध जल के लिए उसका जो हिमांक होता है, शुद्ध जल का हिमांक भले ही वो नहीं दे रहा, लेकिन हमें मालूम है कितना होता है, 273 केल्विन होता है। हमको निकालना है बेटा TF निकालना है, लेकिन TF को हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो हम इस सूत्र से पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा TF। तो डेल्टा TF वाला ऑलमोस्ट आपके पास सूत्र ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये लोग डायरेक्ट तौर पर यहीं से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेल्टा TF का ये फॉर्मूला लिखा है, आप कहोगे हिमांक अवनमन के सूत्र से, तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB बटे MB गुणा WA, ये किलोग्राम में लिखा है, हमें ग्रामों में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 250 में जब 1000 का भाग देंगे तो किलोग्राम में बदल जाए, तो वो ऊपर 1000 ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, ये तो हमें मालूम चल गया। तो अब मैं डेल्टा TF निकालने की बात कर रहा हूं। तो KF कितना हो गया बेटा आपका 1.86। अगर आप कहोगे नहीं सर पूरे मात्रक लिखो, तो लिखो भैया मात्रक को, केजी मोल इनवर्स गुणा WB 54 ग्राम में बेटा, MB ग्लूकोज का MB कितना होता है 180, मात्रक लगाओ ग्राम प्रति मोल, ओके, गुणा विलायक का बाहर किलोग्राम में लिखना है या ग्रामों में दिया गया है, तो आप उसे यूं समझें कि 250 ग्राम में हमने भाग दिया कितने का, 1000 ग्राम प्रति किलोग्राम में। बात बैठ रही दिमाग में कि नहीं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बताना क्या आएगा इतनी जगह को, कि सर 250 बटे 1000, इस ग्राम से ग्राम कट जाएगा, प्रति किलोग्राम यहां आने पर किलोग्राम हो जाएगा, 250 बटे 1000 किलोग्राम आ जाएगा। अगर मैं इस पूरी कहानी को अगर और थोड़ा शॉर्ट मतलब आगे बढ़ने की बात कहूं तो 1.86 एक बार और लिख दिया, आपको समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर, ठीक है ना। 54 ग्राम ये हो गया बेटा, ठीक है, गुणा, अब देखिए 1000 को मैं ऊपर ले जाता हूं, 1000 ले गया मैं ग्राम प्रति किलोग्राम। अब आप देखिए ये ध्यान रखिए, डेल्टा TF निकालिए, डेल्टा TF निकाल रहे हैं तो मालूम है मात्रक क्या आएगा, ताप का मात्रक बचना चाहिए जो कि केल्विन है। अगर मैं सही मात्रक लिख रहा हूं तो केल्विन नहीं बचेगा। बात समझ में आ गई आपके। चलिए बटे 180 ग्राम प्रति मोल बेटा, या ग्राम प्रति मोल कह दें या ग्राम मोल इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं अपन यहां पर, ओके, गुणा ये आपका 250, नीचे वही ग्राम, ये रहने दिया नीचे, इसको ले गए ऊपर, हो गया। अब मैं आपको देखिए सॉल्व करना एक अलग चीज है, वो तो कर ही लेंगे हम लोग। मात्रकों को समायोजित कीजिए आप,
सबसे पहला काम आपका कहां से शुरुआत होना चाहिए, देखिए इस ग्राम से, चलो ये ग्राम काट दीजिए आप लोग, कट जाएगा ये ग्राम, ठीक है। ये प्रति किलोग्राम लिखा है और ये किलोग्राम रखा है, तो आपको यहां ये भी कट जाएगा सर। इस ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ केल्विन बचा, जो बचना चाहिए। ऐसा कब हो पाया, जब आपने इनके मात्रक इस तरह से लगाए। ओके, बाकी सॉल्व करने वाली बात है, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू जो मैंने आपको डायरेक्ट तौर पर लिख रखी है 2.232 आती है, ठीक है ना। थोड़ा कर लेना आप लोगों से, मैं भी कैलकुलेटर अगर लगाऊंगा तो वो सब इस तरह से ही लगेगी, ठीक है ना। ये क्या हो गया कि सर ये हिमांक अवनमन आ गया। इसका मतलब शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है बेटा, 273 केल्विन। 273 केल्विन से कमी हो गई कितने की, 2.23 केल्विन। अब क्या करेंगे, ये तो डेल्टा टीएफ निकल आया ना, हमको निकालना है टीएफ, ठीक है। चलिए मैं आपको इधर लिए चलता हूं, फिर वही बात आपने लिखी, डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा T0F माइनस टीएफ, राइट। डेल्टा टीएफ हमको निकालना है टीएफ, तो हम टीएफ को इधर ले आए, तो टीएफ बराबर हो जाएगा स्टूडेंट T0F, तो ये है ही आपके पास में शुद्ध जल का हिमांक, ठीक है ना। इसको इधर लेकर आए तो बेटा ये माइनस में लिखना पड़ेगा, डेल्टा टीएफ लिखना पड़ेगा कि नहीं। टीएफ को उधर ले गए, ये माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर को इधर। ये कितना है हमारा, 273 केल्विन होता है शुद्ध जल का हिमांक। शुद्ध जल का हिमांक भले ही सवाल में नहीं दे रहा, हमें मालूम होना चाहिए, जैसे क्वथनांक जल का हमें मालूम होना चाहिए वैसे हिमांक भी मालूम। माइनस डेल्टा टीएफ यानी 2.232। फटाफट इसको बेटा कैलकुलेट करिए आप लोग, ठीक है ना। तो आप टीएफ यानी विलयन का वो ताप जिस पर विलयन जमता है, जिसे अपन हिमांक कहते हैं, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये निकलेगा 270.77 केल्विन निकल आएगा। कितना बेटा, 270.77 केल्विन अप्रॉक्स, ठीक है ना, ये इतना निकल आएगा। तो ये क्या निकाल लिया, ये विलयन का वह ताप है जिस पर विलयन की दो भौतिक प्रावस्थाएं द्रव और ठोस साम्य होंगी, जिसे अपन नॉर्मल वे में कह देते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये वो ताप है जिस पर विलयन जमने लगता है या विलयन जम जाए। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमको सवाल में दे क्या रहा है, हमसे वो मोलर द्रव्यमान भी पूछ सकता था विलय का, लेकिन ये एक ऐसा सवाल दिया गया जिसमें उसने क्लियर तौर पर विलय का नाम दे दिया था ग्लूकोज। तो विलय का मोलर द्रव्यमान तो नहीं निकलवाएगा वो, ठीक है ना। क्या निकलवाया वो हमने देख लिया है, विलयन का हिमांक उसने निकलवाया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मॉड्यूल नंबर 14 आपको समझ में आ रहा होगा। ये समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि कल हम जब मॉड्यूल नंबर 15 पर डिस्कशन करेंगे अगले राउंड में, तो आप लोगों को पढ़ना क्या है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को यह पढ़ना होगा कि परासरण क्या है, परासरण दाब क्या है, परासरण दाब का मापन कैसे करेंगे। क्योंकि परासरण दाब भी तो एक अणुसंख्या गुणधर्म है, परासरण दाब भी तो एक अणुसंख्या गुणधर्म है, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो चूंकि मैं परासरण को आपको उस मॉड्यूल में भी समझाऊंगा, फिलहाल तो आप इसको समझने के लिए ये फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैंने आप लोगों को कितने अणुसंख्या गुणधर्म समझा दिए बेटा, 3। टोटल कितने होते हैं, 4, ठीक है। बाजदाब का अपेक्षिक अवनमन आपको याद आ रहा होगा, उसकी सहायता से भी विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्वथनांक उन्नयन, उसकी सहायता से भी विलय का वाष्प विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना था। और हिमांक अवनमन की सहायता से भी विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए सूत्र तैयार करना था। जब आप कोई सूत्र अगर भूल रहे हैं सवालों के लिए, तो सूत्र की उत्पत्ति हुई कहां से है, इस पर थोड़ा फोकस करिएगा, तो आपकी शुरुआत यहां से हो जाती है। तो आप वो सूत्र अगर भूल जाते हैं तो अपने दिमाग में वो भर सकते हैं कि हिमांक अवनमन मोललता के समानुपाती होता है, क्वथनांक उन्नयन भी मोललता के समानुपाती होता है। बात आ रही दिमाग में। अब मैं थोड़ी सी हिंट आपको दूंगा, क्योंकि डिस्कशन तो मैं आपको मॉड्यूल नंबर 15 में ही बात करूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूं परासरण, तो अपने चारों तरफ परासरण, दाब से पहले परासरण क्या होता है, ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं अपन ऑस्मोसिस। आपको दो घटनाओं के बारे में आपको मालूम है, एक तो परासरण और एक होता है विसरण। विसरण, विसरण यानी डिफ्यूजन, यानी अगर हमारे इस कमरे में या हमारे उस हॉल में जहां आप बैठे हैं, आपको लगता है कि कोई खुशबू आ रही है, मेरे तक खुशबू आ रही है, इसका मतलब कुछ गैसीय कण, खुशबू के गैसीय कण आप तक पहुंच रहे हैं। तो गैसीय कणों का ये आप तक पहुंचना, ये विसरण की घटना हो गई। लेकिन किशमिश को पानी में डालने पर वो फूल जाती है, क्योंकि किशमिश के अंदर पानी प्रवेश कर गया। या अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में, चाशनी में,
अंगूर को चाशनी में जब डाल देंगे तो वो सिकुड़ जाते हैं। घरों में जब अचार बनाते हैं हमारे बुजुर्ग महिलाएं जो अचार बनाती हैं तो वो क्या करती हैं आप जानते हैं? उन्हें आम को काटकर, कच्चे आमों को काटकर उन्हें पहले नमक में भिगोकर रखती हैं। इससे क्या होगा सोचिए, ऐसा करने से वो आम, कच्चे आम के वो टुकड़े सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि नमक जो होता है वो नमक कच्चे आमों के अंदर के पानी को खींच लेता है, राइट। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो लोग सब्जी बेचते हैं, ठेलों पर सब्जी बेच रहे हैं या किसी दुकान पर सब्जी बेच रहे हैं, गर्मियों के दिनों में वो बार बार पानी का छिड़काव, या फूलों वालों को देखा होगा गर्मियों में बार बार क्या करते रहते हैं, वो छिड़काव करते रहते हैं। ऐसा करने से क्या है, वो तरोताजा बने रहते हैं, फ्रेशली बने रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि गर्मियों में फलों के अंदर से, फ्रूट के अंदर से या फूलों के अंदर से जो पानी गर्मी के वजह से भाप बनकर उड़ जाता है, पानी का छिड़काव करने से वो पानी की प्राप्ति दोबारा कर लेते हैं, जिससे वो तरोताजा हो जाते हैं। तो ये वाली सारी घटनाएं परासरण में देखेंगे आप लोग। विसरण बात एक अलग होती है, परासरण एक अलग होती है। तो मैं आपको इसको मॉड्यूल नंबर 14 में, 14 के बाद जब हम लोग मॉड्यूल नंबर 15 में डिस्कशन करने के लिए आएंगे तो बात इसमें स्पष्ट करेंगे। ओके, तो आपको समय मिल गया, आप लोग उस पर डिस्कशन करिए, न्यूमेरिकल करते रहिए, दोबारा रिपीट करिए, वीडियो को बार बार चलाइए, पिछले सारे अड़सों के गुणधर्म को पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपन अगले मॉड्यूल की तरफ। ओके।